जो विषय है ऋषि इंटेलिजेंस और उस पर जो पुस्तक मेरे नाम राशि रवि जी ने लिखी है। हम दोनों नाम राशि हैं, वो भी रवि हैं, मैं भी रवि हूँ। और उस पर भरत गुप्त जी ने जो प्रकाश डाला है, तो ऋषि इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिसको मैं कह सकता हूं कि एक समुद्र है और समग्रता में कोई भी कह सके, और इतने कम समय में बड़ा कठिन है। हम कुछ बिंदु ही इंगित कर सकते हैं। मैं भी दो चार बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाऊंगा। जिन प्रश्नों से प्रारंभ किया रवि जी ने कि जब ऋषि इंटेलिजेंस की बात आती है, और उस पर भरत जी ने भी एक वहीं से प्रारंभ किया कि नेरेवियन मॉडल में ये एक प्रश्न रखा गया कि अब हमको विज्ञान वैज्ञानिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है, यानी हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। और दूसरा इसका जो फलीभूत होता है, जो रवि जी ने प्रश्न रखा कि यदि हमारे यहाँ साइंस था तो टेक्नोलॉजी कहाँ है? फिर हम क्यों बैलगाड़ियों पर चलते थे? क्यों हम घोड़ा गाड़ी चला रहे थे? हमारे पास ट्रेनें क्यों नहीं थी? हमारे पास रॉकेट्स क्यों नहीं थे? विमान जो हम चर्चा करते हैं, जो पुष्पक विमान की, वो हवाई कल्पना मिथक क्यों लगता है? और उसमें से एक बात उठती है कि यदि हम भौतिकता को समझते थे, भौतिक चीजों को समझते थे, तो केवल आध्यात्मिक क्यों थे? जो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक हम हैं, यह हमने खुद ओढ़ा अपने ऊपर, और आध्यात्मिक है मतलब हम भौतिकता से परे हैं। तो क्या वास्तव में आध्यात्मिकता और भौतिकता में इतना बड़ा द्वंद्व है कि दोनों साथ नहीं ही चल सकते? तो सत्य यह है कि आंकड़े और तथ्य दोनों इसका समर्थन नहीं करते। वर्ष 1800 तक, आप 1799 ले लीजिए, भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। जो अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है वो अध्यात्म के बल पर तो नहीं है। हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आप जो यात्री, यूरोपीय यात्री भारत आ रहे हैं, बर्नियर आ रहा है या फिर टवर्नियर आ रहा है, या बहुत तरह के अलग अलग सैकड़ों नाम है, सारे नाम लेने संभव नहीं है। वो क्या लिख रहे हैं? तो दो प्रमुख कोटेशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बर्नियर लिखता है इस बात को कि विश्व के साथ जो भारत का व्यापार है, उसमें भारत से व्यापार करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है सिवाय सोने और चांदी के। यानी हम उनको जो दे रहे हैं, 50 तरह की चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो बदले में हमें क्या देंगे? तो वो केवल सोना और चांदी दे सकते हैं। आज बायलेटरल ट्रेड आप उठाकर देखिए विश्व का, हम यदि कोई वस्तु देते हैं तो हम वस्तु लेते भी हैं। भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है केवल फिनिश्ड गुड नहीं कर रहा है, और फिनिश्ड गुड यदि वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिनिश्ड गुड इंपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन वर्ष 1800 तक हमारे पास पूरे विश्व में कोई नहीं था जो फिनिश्ड गुड हमें दे रहा हो। वो केवल एक ही चीज दे पा रहा था, सोना और चांदी। ऐसी स्थिति क्यों थी? क्या अध्यात्म के कारण थी? दूसरा, हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे, आप देखेंगे, मैं दो धातुओं के नाम लूंगा। पहला है जिंक। हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कब से कर रहे हैं, कब से उसको हम निकाल रहे हैं? लगभग जो इतिहास बताता है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करता हूं मैं, अपने प्रमाणों की बात अभी नहीं करूंगा, वह बताता है कम से कम 4000 वर्ष से हम जिंक निकाल रहे हैं। और यदि आप उदयपुर जाएंगे, राजस्थान के में उदयपुर है, उसके पास एक जावर नाम की जगह है, वहां पर जिंक निकालने की विधा थी। और वो देखेंगे आप जाकर, मैं वहां से लेकर भी आया हूं, मेरे पास एक मूश नाम का यंत्र है, मिट्टी का बना हुआ, इतना बड़ा। और उसमें जो वो टेम्परेचर क्रिएट करते थे, नीचे 1100 डिग्री और ऊपर 400 डिग्री, इतने छोटे यंत्र में दो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना और 99% प्योर जिंक निकालना, 4000 वर्ष से निकालना। और उस जिंक को पूरे केवल हम अपने लिए नहीं निकाल रहे थे। ऐसा कह सकते हैं कि भैया एक जावर गांव में निकाल रहा था, वो थोड़ा सा निकालता होगा, नहीं, पूरे विश्व में हम सप्लाई कर रहे थे जिंक का, पूरे विश्व में दे रहे थे, जहां जहां जरूरत थी हम जिंक निकाल रहे हैं। दूसरा आयरन ओर है। अब लोहे का जो ये बात चलती है, एक आयरन एज था, उससे पहले एक ब्रॉन्ज एज था, उससे पहले एक नियोलिथिक एज था, उसके पहले पैलियोलिथिक एज था। रवि जी ने एक प्रमाण दे दिया कि उससे वो सारा खंडित हो जाता है।
ऐसे एक नहीं है, असंख्य प्रमाण है, लेकिन खंडित तो हो नहीं रहा। विश्व की किसी पाठ्य पुस्तक से वो जा नहीं रहा। सारे पाठ्य पुस्तकों में, चाहे अमेरिका की हो चाहे भारतवर्ष की हो, सब जगह हम पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज हम पढ़ रहे हैं। और जबकि इसके बारे में वहां के लेखकों ने भी कई बार लिखा है, अलग अलग ढंग से लिखा है कि ये मानव की विकास यात्रा है, लेकिन पूरे विश्व की एक नहीं है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग चल रही हैं। लेकिन यदि हम चक्रीय काल की व्यवस्था देखें तो हम कहेंगे कि नहीं, वो भी नहीं है, वो रिपीट भी हो रही हैं। भाई, भारत में आज शुद्ध विकसित मानव भी विद्यमान है। हम रॉकेट भी छोड़ रहे हैं, इसरो हमने छोड़ दिया, कि चंद्रयान भी छोड़ दिया, और अभी क्या क्या छोड़ा है। लेकिन अंडमान की जो वो जनजाति है, वो माचिस भी नहीं बना पाती। तो क्या कहेंगे हम उसको, यदि कल को आज से 10,000 साल बाद कोई भूस्खलन कुछ ऐसा हो, अंडमान ऊपर उभर जाए और ये धरती थोड़ा सा बाकी नीचे थोड़ा चला जाए, और उसके बाद खुदाई हो अंडमान की, और वहां से जो नरमुंड मिले वो उस जाबर जनजाति के मिले, उसके बाद वो उसका प्रमाण कहें कि अरे उस वक्त तो ह्यूमन था ही नहीं, डेवलप्ड ह्यूमन, ये तो कोई होमोसेपियंस टाइप के लोग रहते थे, ये कोई प्रमाण होगा क्या? तो ये जो कल्पनाएं हैं, लोहा हम कब से बना रहे हैं? तो लोहा हम कभी से भी बना रहे हो। मैं उसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे एक मित्र हैं, वो आर्कियोकेमिस्ट है। आर्कियोकेमिस्ट होता है जो केमिस्ट्री का उपयोग करता है आर्कियोलॉजिकल पर्पज से। तो उनका काम है मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण करना, इसके लिए वो केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। वो केमिस्ट हैं, यहीं दिल्ली में है, आर.के. त्रिवेदी। तो वो बता रहे थे, जब वो हैदराबाद में एक मॉन्यूमेंट का संरक्षण करने गए तो वहां पर दीवालों में पेड़ उगाए थे। अब पेड़ हटाने थे तो उसको कुल्हाड़ी से काटना था। जब कुल्हाड़ी से काटते थे तो कुल्हाड़ी पत्थर पे पड़ता था, क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स थी वो तो पत्थरों से बनी हुई थी, और कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती थी। तो वो लोहार के पास लेके गए, सारी कुल्हाड़ियां भोथरी हो चुकी थी, इसमें धार लगा दें। बोला हाँ लगा दूंगा। कितना लोगे? बोला 20 रुपया प्रत्येक कुल्हाड़ी का। कहा ठीक है। फिर कहा कि यार ऐसी धार चाहिए जो जब हम चलाएं तो पत्थर कट जाए, धार न कटे। बोला हाँ हो जाएगा। क्या लोगे? 200 रुपया। तो ये केमिस्ट आदमी थे, इन्होंने कहा क्या करोगे, मुझे दिखाओ। उसने कहा आप देखिए क्या करिएगा। पहले उसने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन ये भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, ये ठीक है देखेंगे। तो उन्होंने देखा, पूरी प्रक्रिया देखा, और वो बताया। तो उसने पहले इसको पूरा लाल तप्त गर्म किया, उसके बाद उसको पीटा, और उसको एक काले रंग के पानी में डुबोया, फिर निकाला। ऐसा उसने कई बार किया। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ उसका इंटरव्यू था। वह करने के बाद उसने उसको एक गड्ढा किया, उसमें उसको डाला, उसमें केले के तने लेकर आया, उसके टुकड़े किए। पहले थोड़ा तने का टुकड़ा डाला, फिर वो डाला, फिर तने का टुकड़ा डाला, उसमें से रस जो निकल रहा था वो रस डाला, और फिर उसको बंद कर दिया। कहा 24 घंटे बाद आप ले जाइएगा। अब पत्थर कटेगा, धार नहीं कटेगी। कुल्हाड़ी हो गई तैयार। फिर उन्होंने कहा वो पानी क्या था वो बताओ। तो बहुत पूछने पर उसने बताया ये पानी त्रिफला का कल्क है। अब हम कहेंगे कि टेक्स्ट कहां है? टेक्स्ट कहां है? नहीं, टेक्स्ट भी है, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। हम में से फिल्में देखने का शौक हम लोगों को होगा ही, हम सब युवा साथी बैठे हैं। एक फिल्म आप देखिए, द बुक ऑफ एली। ऐसी बहुत सारी फिल्में यूरोप में बनी हैं। वो फिल्में इस पे बनी हैं क्योंकि यूरोप वालों को भय है। हमें ये समझना चाहिए, सारी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी यूरोप के मानस पे जो शासन करता है वह है भय। और हम निर्भय लोग हैं, हमको डर ही नहीं लगता किसी भी चीज से। कुछ कर लीजिए, भारत का आदमी डरता नहीं है, लेकिन यूरोप का हर एक आदमी डरता है। अमेरिका का हर एक आदमी डरता है। अवचेतन मानस पे भय हावी है। भय किस चीज का? कि हम नष्ट हो जाएंगे। ये इतनी बुरी तरह हावी है कि वहां के साइंटिफिक वर्ल्ड ने, साइंटिस्टों ने मिलकर एक डूम्सडे क्लॉक बनाई है। ये डूम्सडे क्लॉक ये बताती है कि यदि न्यूक्लियर वार हुआ तो इतने मिनट में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। होगी नहीं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं, साइंटिस्ट हैं छोटे से।
लेकिन उन्होंने बना रखी है, पृथ्वी हम नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ये बताने के लिए एक डूम्सडे क्लॉक बनाई है। भय है नष्ट हो जाएंगे, तो ये उनके फिल्मों में अभिव्यक्त होता है। अब उनकी फिल्में देखिए, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एलियन आ रहे हैं, बचाने के लिए हम खड़े हैं। हजारों फिल्में हैं, सैकड़ों। नष्ट यही कर रहे हैं, एलियन का आने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दावा क्या है, हम बचाएंगे। अच्छा, बचाने का भी किस्सा ऐसा है कि जब भी यूरोप और अमेरिका के लोग कहते हैं, विद्वान जो भी कह लीजिए, रिसर्चर्स, कि हम अब इसकी रक्षा करेंगे, इसको बचाना है, सच बताता हूं मैं अंदर से चिंतित हो जाता हूं, पता नहीं अब क्या नष्ट करेंगे। और इसका उदाहरण दूं आपको, आप खुद पढ़िएगा। एलन सेवरी नाम का एक व्यक्ति हुआ, जिसको आज जिम्बाब्वे कहते हैं, पहले वो साउथ रोडेशिया था। उसने वहां पर अध्ययन किया कि जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगल बचाने हैं, कैसे बचेंगे। तो उसने अध्ययन किया कि जंगल नष्ट हो रहे हैं हाथियों के कारण। बड़े बड़े हाथी हैं, वो जब चलते हैं तो पेड़ उखड़ जाते हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, क्या किया जाए। हाथी हटाओ, हाथी हटाओ अभियान में मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। 40,000 हाथी मारे उन्होंने 25 साल में, 40,000 हाथी। क्रूरतापूर्वक, नृशंसतापूर्वक हत्या की उन्होंने। उसके बाद उन्हें पता चला गलती हो गई, हाथियों के कारण जंगल बचे थे, हाथी खत्म हो गए, जंगल तेजी से नष्ट हो रहा है। उसी एलन सेवरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हुई, अब इसको सुधारना पड़ेगा। हाथी तो ला नहीं सकते, तो वो गाय लेकर आए। उन्होंने जंगलों में गायें छोड़ी। आपको पता है, भारतवर्ष का वन विभाग जंगल में गायों को चराने से मना करता है। और हमारे जिनको ट्राइबल्स कहते हैं, भी चर्चा हो रही थी उनसे, जो हमारा वो जो समुदाय है जो जंगलों में रहता है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई वन विभाग से यही है कि आप अपने गायें नहीं चरा सकते। यहां खदेड़ता रहता है पुलिस, उसकी वन विभाग की जो अपनी पुलिस है, खदेड़ते रहते हैं। एलन सेवरी कह रहा है कि जंगल में गायों को छोड़ दीजिए, जंगल बचेंगे, जंगल बढ़ेंगे, जंगल विकसित होंगे। तो जब वेस्ट कहता है, जब यूरोप और अमेरिका कहता है कि हम ये बचाएंगे, मुझे चिंता होती है, पता नहीं ये क्या नष्ट करेंगे। और सच में होती है। तो इन्होंने जो पृथ्वी को बचाने की चेष्टा शुरू की है, तो मैं सोचता हूं अब पृथ्वी में क्या नष्ट करेंगे, क्योंकि वो सेव दी अर्थ, एक सेव अर्थ करके एक चलता है ना, कौन सा दिन है एक फिक्स कर रखा है उन्होंने, उस दिन लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ करने से अर्थ बच जाएगी क्या? अर्थ को वास्तविक खतरा है तो वहां से है। और वो खतरा क्यों है? वो खतरा इसलिए है कि उनके अंदर खतरा है, अवचेतन मस्तिष्क में भय है कि यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। और उनके पास एक ही जीवन है, हम लोग तरह है नहीं कि मरेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। भगत सिंह को चिंता ही नहीं थी, कह रहे थे कि फांसी लगा दो, फिर आऊंगा मां, फिर आऊंगा, अब फिर लड़ूंगा। आला उदल को चिंता ही नहीं थी, गोरा बादल को चिंता ही नहीं थी, राजपूत लड़ा के एकदम बिल्कुल शाखा बांधते थे, दम तक लड़ेंगे, मर जाएंगे, फिर पैदा होकर आएंगे। तो हमें चिंता नहीं, हमें भय नहीं है। मां भय हमारे वेदों ने कहा है, डरो मत। लेकिन उनको भयानक भय है, नष्ट हो जाएगी। तो चलो मैं मान लेता हूं दुनिया नष्ट हो गई, न्यूक्लियर वार हो गया, साउथ कोरिया ने कर दिया, चाहे चाइना ने कर दिया, चाहे रसिया ने कर दिया, यूक्रेन ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, न्यूक्लियर वार हो गया और सारे देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर वार छोड़ दिए, सारे देश नष्ट हो गए। तो बुक ऑफ एली फिल्म में यह दिखलाता है कि न्यूक्लियर वार हो गया है, पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। कुछ जगह कुछ ह्यूमंस बचे हैं, जो हम लोग मनु की नौका वाली कहानी पढ़ते हैं, मनु कुछ बीज को लेकर चल रहा है, तो एक बुक ऑफ एली में एक एली चल रहा है। सारी टेक्नोलॉजी नष्ट है, कुछ भी नहीं बचा। 10,000 साल बाद आपके पास आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते, नहीं मिल सकते। जहां अमेजन के घने जंगल हैं आज, आपको कैसे मालूम है कि उसके नीचे बहुत कोई विकसित नगरीय सभ्यता नहीं दबी पड़ी है? कैसे मालूम है आपको? कैसे खुदाई करेंगे आप? वहां कर ही नहीं सकते हैं आप। धरती के किस हिस्से में कब विकसित सभ्यता विद्यमान थी या नहीं है, यह दावा
कैसे आप कर सकते हैं? तो ये सारे दावे केवल इसलिए किए जा रहे हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई है ना, ऋषि इंटेलिजेंस, इसको दबाना है, नीचा करना है और अपने इंटेलिजेंस की सत्ता को स्थापित करना है। तो 7वीं कक्षा में पढ़ते समय मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वो पुस्तक यही थी, उसमें साइंस की बुक थी और उसमें पहला चैप्टर था, तो उसमें बॉडी के बारे में बताया जा रहा था कि हम जानते हैं, पहले हम जानते थे कि रोग बुरी आत्माओं के कारण होते हैं, बैड स्पिरिट्स, अब हम जानते हैं रोग क्यों होते हैं। अच्छा, कहते वो भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है, एक आत्मा ही है, हो रहा है आत्मा के ही कारण। लेकिन चलो आप बैक्टीरिया कह लें, वायरस कह लें, जो भी कह लें। तो बेटे ने पूछा कि पापा आप कह रहे हैं कि ठीक है कि हमारे यहाँ नॉलेज था, हम लोगों को पता था कि बीमार हम क्यों पड़ते हैं, वो जो अभी उन्होंने चर्चा की बात, पित्त, कफ, त्रिदोष के बारे में, सप्त धातुओं के बारे में, तो इन्वेंशंस क्यों नहीं हुए हमारे यहाँ, सारी खोजें वेस्ट में क्यों हुई? हमने कहा क्या खोजे हुई जरा दिखाओ, तो उसने निकाल के दिखाया। जैसे उन्होंने कहा माइक्रोस्कोप बना के दिखाओ तो मान लेंगे कि आपने अणु जानते थे आप। फिर और क्या क्या स्कोप, पता नहीं ढेर सारे स्कोप उसने दिखा दिए, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप और क्या क्या। हमने कहा बहुत अच्छा है, ये देखो कि ये सारे जो खोजें हैं ये कब हुई हैं? क्या 1500 से पहले एक भी खोज है? तो उसने अपनी किताब पलटी, 1500 से पहले कोई खोज नहीं है। 1500 में क्या हुआ? क्या हम में से किसी को पता है 1500 में क्या हुआ? बिल्कुल, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उससे पहले भी लोग आ रहे थे, नहीं आ रहे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत कोई एक्सक्लूडेड सोसाइटी थी नहीं। भारत से विश्व व्यापार तो कब से चल रहा है, प्लिनी लिख रहा है, उसके पहले के भी प्रमाण हैं। और यदि केवल ग्रीक प्रमाण मैं बता रहा हूं, यदि हम भारतीय प्रमाण माने तो महाभारत है, उसके पहले रामायण है, और भी 50 ग्रंथ हैं। हमारे वैश्विक संचार का प्रमाण वो सब दे रहे हैं, हम कर रहे हैं वैश्विक संचार। लेकिन उस वक्त तक लोगों में ईमानदारी थी, चोरी नहीं थी, तो व्यापार करते थे। 98 में जो आए वो पायरेट्स आए, वो कोई एक्सप्लोरर नहीं था। मुझे बड़ा दुख हुआ, 15 अगस्त को जो अखबार छपकर आया दैनिक भास्कर का, उसमें दिया था कि भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। अभी भी लिख रहे हैं खोज की भारत की। आज हम जानते हैं कि उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने एक सी रूट ढूंढा था। वह सी रूट भी क्यों ढूंढा था? क्योंकि जो सीधा सी रूट था उसमें उसका प्रवेश वर्जित था, यानी सी रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उस पर वो नहीं जा पा रहा था, तो वो घूम करके गया, एकदम बिल्कुल साउथ में गया, जहां से उसको पोल स्टार दिखना बंद हो गया, वो भटकने लगा। फिर जब नॉर्थ जाना मिला उसको कि ये धरती यहां समाप्त हो गई अब अफ्रीका का, तो वहां उन्होंने लिखा केप ऑफ गुड होप, आज भी नाम है, क्योंकि उसको आशा की किरण दिखी, अब ऊपर जा सकते हैं पोल स्टार की तरफ। विदाउट पोल स्टार नेविगेट कैसे करें उनको नहीं मालूम था, वो भटक रहे थे, मलिंदे में आके फंस गए थे। तो जब 1498 में ये आए तो उसके बाद जखीरा आना शुरू हुआ मिशनरीज का, और तब चोरी हुई इंटेलिजेंस की चोरी, इस ऋषि इंटेलिजेंस की चोरी प्रारंभ हुई। फिर कोई वहां न्यूटन जन्मा, फिर वहां अलग अलग ढेर सारे पैदा होना शुरू हुए। और आप देखेंगे कि वेस्ट में बहुत डिस्कशन है, जो यहां से नॉलेज जा रहा है उस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, उस पर किताबें हैं। हम यहां किताबें उपलब्ध हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते, मौका नहीं लगता। हमारे पास एक सर्टेन फ्रेमवर्क है करिकुलम का, उस करिकुलम से बाहर हम पढ़ेंगे तो परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे, परीक्षा में फेल होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत सारे संकट खड़े हो जाएंगे हमारे सामने में। तो एक पुस्तक है एशिया इन द मेकिंग ऑफ यूरोप, डोनाल्ड एफ लैच ने लिखी। उन्होंने 3 सेंचुरीज पकड़ा, 16th, 17th और 18th, और कहा हर एक सेंचुरी पे एक किताब लिखूंगा, और 11 वॉल्यूम लिख गए वो, लिखते 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 इतनी चीजें। और एशिया से मतलब भारत है, याद रखिए आप, क्योंकि भारत का नाम वेस्टर्न स्कॉलर्स इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको भय है इस ऋषि इंटेलिजेंसिया को नाम लेंगे भारत का तो ये दबा नहीं पाएंगे, फिर नीचा कैसे दिखाएंगे, इसलिए एशिया लिखा। लेकिन वो भारत है, और वह योगदान जो है हर एक फील्ड में, हर एक डिसिप्लिन में वहां दिखता है।
11 वॉल्यूम लिखे हैं उन्होंने। तीन मूर्ति लाइब्रेरी में 11 वॉल्यूम उपलब्ध हैं, और यदि आप पीडीएफ सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे 5-7 वॉल्यूम इंटरनेट पे फ्री उपलब्ध हैं, वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस इंटेलिजेंसिया की चोरी तो शुरू हुई, साथ साथ दूसरा काम यह शुरू हुआ कि हम इस इंटेलिजेंसिया को पहले गायब कर दें, चर्चा में से बाहर कर दें। तो जो उन्होंने कहा नेहरूवियन मॉडल की, हमारे यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट था ही नहीं। आज भी इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं और जो मैकेनिक काम कर रहा है, 2 लेवल हैं नॉलेज के, आज भी हैं। और जो मैकेनिक है उसके पास कोई थ्योरी नहीं है, उसके पास कहिए कि ये कैसे किया, इसमें कौन सा फोर्स लगा, ये कार्बोरेटर में क्या हुआ, उसको कुछ इंजीनियरिंग का नहीं पता, लेकिन उसका एक एक काम वो जानता है। पूरी मशीन खोलेगा और पूरी मशीन जोड़ देगा। लेकिन जो इंजीनियर पढ़ करके आया, मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हैं रवि जी, आप पूछिए उनसे, क्या वो मोटरसाइकिल खोल के बांध सकेगा? क्या मुश्किल हो जाएगी उसको। तो टेक्नोलॉजी और साइंस ये डिफरेंट थिंग है, अलग अलग चीजें हैं, यह समझ ही गायब हो गई। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर हमने क्या डेवलप किया है भारत में, मैं उसको कहता हूं साइंटिफिक सुपरस्टिशन डेवलप किया है। तो मैं एक लेख लिख रहा था, भारत में विज्ञान शिक्षण। जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में 3 शब्द आए। पहला आया फैशन, जो उन्होंने कहा, भरत जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो तेज विद्यार्थी होता था वो विज्ञान पढ़ना चाहता था। ये मैं भी उस प्रक्रिया से पार हुआ हूं, मैंने भी विज्ञान पढ़ा है, मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये फैशन है हर किसी का। दूसरा शब्द आया फेथ, आंख मूंद कर भरोसा करना है, यह नियम है तो यह नियम है, गलत हो सकता है क्या? नहीं, गलत पे सोच रहा ही नहीं है आपको। आप क्रिटिकली किसी लॉ को एग्जामिन कर ही नहीं सकते भारतवर्ष में, और कर सकते हैं तो बताइए भारत की किस यूनिवर्सिटी में उसको एग्जामिन किया जाता है ही नहीं। आपको आंख मूंद कर उस पर भरोसा करना है। और तीसरा है फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? बच्चा साइंस पढ़ता है, मैं वो रॉकेट बनाऊंगा। और रोजर पेनरोज क्या लिखते हैं कि साइंस में, स्पेशली जो पार्टिकल फिजिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स में, जो हमारे फैंटेसीज हैं, हम उसी से अपने पोस्टुलेट्स डेवलप करते हैं, अपने थ्योरीज डेवलप करते हैं। फैंटेसीज मतलब परिकल्पना, हवाई कल्पना देख रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, एक बिग बैंग हुआ होगा, उस बिग बैंग से क्या हुआ, उससे यह सृष्टि बनी। मैंने कहा एक बम देता हूं तुमको, इसको फोड़ के एक इमारत बनाओ। अरे इमारत बनाने में मेहनत लगती है, एक एक चीज जोड़ना पड़ता है भाई, निर्माण नहीं होता है विध्वंस से। कैसा साइंस वो है आपका? अभी लॉजिक की बात कर रहे थे, लॉजिक है ही नहीं। विस्फोट से निर्माण होता है क्या? आप कहेंगे अंडा है, अंडे में से तोड़ करके बाहर निकलता है, विस्फोट से नहीं निकलता। आप देखिए अंडे में से चूजे को निकलते हुए कैसे धीरे धीरे क्रैक करता है खोल को। यदि विस्फोट होगा तो चूजा नहीं बचेगा। बैंग से, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, यूनिवर्स नहीं बन सकती। हमारे यहां क्या कहा है देखिए, हमारे यहां कहा है सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पया दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्ष मथो स्वाहा। अगमर्सन सूक्त में हम पाठ करते हैं। हमारे यहां भी कहा है कैसे बनी सृष्टि, वो आपकी आत्मा में जगेगा। वेद हम कहते हैं ना सनातन है, अपौरुषेय है, वो इस अर्थ में सनातन है, वो इस पुस्तक के रूप में सनातन नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा न्यूक्लियर वार हो, ये सारी पुस्तकें नष्ट हो जाएंगी। ये जो संहिता ग्रंथ हमारे पास उपस्थित है, जिसमें अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम हम गा रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञान है ना, वो नष्ट नहीं होगा, वो इटर्नल है, वो सनातन है। और जब आप बैठेंगे समाधिस्थ होकर, जिसकी बात कर रहे थे रवि जी, वो आपके अंदर जगेगा और आप फिर ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, आप ऋषि बनेंगे, आप उसको सामने में लाएंगे। ये सनातन है, ये नष्ट नहीं होगा। ये पहला बिंदु है। दूसरा क्या है कि ये जो पूरी इंटेलिजेंसिया है, ये शुद्ध रूप से व्यावहारिक है, हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी है, ये मोक्ष के लिए नहीं है। और हमारे यहां मोक्ष भी वह नहीं है कि हम इस जगत से छूट जाएं।
कहां कृष्ण ने मोक्ष मांगा, कहां राम ने मोक्ष मांगा? वो तो इस धरा पर पड़े रहे ना, लगे रहे ना सारे कर्मों को करते हुए। हमारे ऋषि मुनि किसी ने भी, वशिष्ठ ने होंगे, आप विश्वामित्र होंगे, आप देखिए मोक्ष मार्ग के आकांक्षी नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा, मुझे बड़ा आनंद हुआ। भरत जी ने कहा कि तीन ही है, धर्म, अर्थ और काम। ये मोक्ष बहुत बाद की डेवलपमेंट है, अभी हाल फिलहाल की है, ये सेलिब्रेशन से आई है। अभी सेलिब्रेशन पे चर्चा हो रही थी प्रशांत जी से, हमने कहा सेलिब्रेशन अपना नहीं है। उन्होंने कहा चिंता न करिए, ये मेरे बिजनेस के लिए है। हमने कहा वो ठीक है फिर। तो मोक्ष हम नहीं चिंता करते, हम तो इस धरती पे सुख पूर्वक रहने की इच्छा करते हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और कैसे भो रहना है? तो हमने कहा तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये है, ये व्यावहारिक चीज है। हमें जीना है, पूरा सुख पूर्वक जीना। और हमने क्या कहा? ऐश्वर्य पूर्वक जीना है। जैसे तैसे दीनहीन गरीब बन के नहीं जीना है। भारत का एक भी व्यक्ति दीनहीन गरीब नहीं होता था। जब वास्को डी गामा आया था ना, उसकी कहानियां पढ़ी है। कालीकट जब पहुंचा, राजा के दरबार में जाना चाह रहा था, व्यापारियों ने पूछा कुछ लाए हो भेंट वेंट देने के लिए? जैसे आप मोदी जी के पास जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, कुछ नहीं तो बढ़िया गुलदस्ता बनवाएंगे। तो तुम क्या लाए हो? अब वो बड़ा संकट में पड़ा, क्योंकि उसने देखा वो लेकर आया था कुछ रत्न। रत्न कुछ नहीं थे, वो गिलट के गहने थे, जिसको हमारे यहाँ के आजकल के, उस वक्त तो कोई गरीब से गरीब आदमी नहीं पहनता था, आज भी नहीं पहनता। मैं देखता हूं गरीब से गरीब महिला जो होती है, काम करने वाली बाई भी होती है, तो उसके पास भी 200-400 ग्राम चांदी है। वो गिलट के गहने लाया था, तो उसको शंका लगी कैसे दूं, राजा तो इतना सोने से लदा पड़ा है। फिर वो कुछ कपड़े लाया था, वो टाट जैसे कड़े कपड़े। उसने देखा ये तो रेशमी वस्त्रों से लदा पड़ा, ये कैसे दूं? हैट लाया था, बोला हैट की जरूरत ही नहीं, इसका मुकुट इतना सुंदर है। अब ये दे तो दे क्या, इसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। ये दर्ज है इतिहास में। हम इतने ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य से रह रहे हैं। हम ऐश्वर्यशाली जीवन की कामना करते हैं। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिरा, ये हम कह रहे हैं। ये व्यवहारिक जीवन की बात है, इस जीवन की बात है, इसको जीते हुए हम कर रहे हैं। लेकिन इसको जीते समय हम उसको भूल नहीं रहे हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। हम हाथियों को इसलिए नहीं मार देंगे कि हमको जंगल बचाने हैं। क्यों? हाथी भी हमारे ही जैसे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये व्यवहारिक जीवन की बात है। और अंतिम बात मैं कहूंगा, ये सबका संपोषण करती है, सबको लेकर चलते हैं हम नष्ट नहीं करने की बात करते हैं। अर्धम त्यजति पंडितः जो है ना, वो केवल परिस्थिति विशेष के लिए है, आपत्ति स्थिति के लिए है, बाकी जगह कहीं लागू नहीं होता। हम संपूर्ण प्रकृति को हमने माता कहा है। और जो बात कह रहे थे भरत जी, बहुत अच्छा कह रहे थे। ये मूल कंसेप्ट में दोष है कि मनुष्य सर्वोपरि है, सब उसके नीचे है। तो परमेश्वर ईश्वर ने, परमेश्वर ईश्वर शब्द ठीक नहीं है, उन्होंने ट्रांसलेशन कर रखा है। गॉड ने 6 दिनों में ये सारी सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया, और उसके बाद उसने रचना की अपने छवि में मैन की, और उसका नाम रखा आदम। और फिर कहा जा ये सब तेरे लिए बनाया, अब तू ले भोग इसको। ये हमारे यहां है ही नहीं। हमारे यहां भी ये बात कही गई है कि संपूर्ण सृष्टि बन गई, सारी योनियों का जन्म हो गया, उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ, ये है। लेकिन ये नहीं कहा कि मनुष्य इनके भोग के लिए, ये नहीं कहा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये कहा। शतहस्त समाहर कहा, तो फिर कहा सहस्रहस्त संकिरा, 100 हाथों से जमा करो, 1000 हाथों से बांटो। रखना ही नहीं है। कस्य स्विद्धनम, तुम्हारा है ही नहीं। ये दृष्टा भाव। और मैं फिर अंत जो करूंगा, इसी इंटेलिजेंसिया की जो बात होती है, विश्व की रक्षा करनी है तो एकमात्र यही है। कई बार कहा जाता है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। मैं कहता हूं भारत आज भी विश्वगुरु है। हम विश्वगुरु इसलिए हैं कि हम उसको सही रास्ता तब भी दिखला रहे थे, आज भी दिखला रहे हैं। और उन विधाओं में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे जीवन जीने की कला हो, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं कह रहा हूं मैं, हम उस रास्ते पे चलना सिखा सकते हैं। और इसीलिए हमने घोषणा की थी
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवाः। ये तब घोषणा की थी, आज भी लागू होगी। पता नहीं 70 साल पहले 76 साल पहले संविधान नहीं था, मुझे नहीं मालूम 76 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मनुस्मृति की वह घोषणा तब भी समीचीन थी, आज भी समीचीन है और आगे भी रहेगी, मुझे ये विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। फेथ, फैशन, फैंटेसी, आपने इस संबोधन में अपने विषय को बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। आपने कई पुस्तकों का विवरण भी दिया। तो ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात नहीं होती है, और जो आप जाते हो, आप एग्जाम में लिखते हो, बस वही तक है। उसके बाद आपका वो ज्ञान गया। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर होके मैं अपने फील्ड से रिलेटेड काम ही नहीं कर रहा, मैं तो दूसरा ही कुछ काम कर रहा हूँ आईटी कंपनी में। तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका एक फ्लॉ है, इस पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो फ्लॉ है एजुकेशन का, ये कोई अनायास नहीं है, और ये फ्लॉ केवल आप एजुकेशन में देख रहे हैं, मैं इसको हर एक डिसिप्लिन में देख रहा हूँ। मुझे बताइए, जो फिलॉसफी में की पढ़ाई करते हैं, क्या वो दार्शनिक बनते हैं? नहीं बनते। आप यूनिवर्सिटीज में जाइए जहां पर संगीत शास्त्र पढ़ाया जाता है, उसमें जो मास्टर्स करते हैं, क्या वो संगीतज्ञ बनते हैं? नहीं बनते। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, क्या वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनते हैं? क्या उनको पॉलिटिक्स की समझ होती है? नहीं होती। ये सारे डिसिप्लिन्स के साथ है। जो इतिहास पढ़ते हैं, क्या उनको इतिहास की समझ होती है? नहीं होती, क्योंकि हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। ये पूरा सिस्टम डेवलप किया, जो अभी उन्होंने प्रश्न पूछा था ना, भारतीयों में, जो आप कह रहे थे कि भारत के संस्कृत स्कॉलर्स ने ये प्रश्न उठाया कि हमें इंग्लिश में एजुकेशन दिया, नहीं, गलत बात है, आपको ये गलत जानकारी है। भारत के संस्कृत स्कॉलर्स ने ये सवाल नहीं उठाया, राजा राम मोहन राय ने ये बोला, लेकिन राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ी है ना आप, वो संस्कृत स्कॉलर नहीं है, वो संस्कृत भी पढ़ी है उन्होंने। नहीं, जानते थे, स्कॉलर नहीं है, ही इज नॉट ए स्कॉलर। सुनिए, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी में जब यहाँ पर शासन हो गया विक्टोरिया का, 1860 में आ गया, उसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने ये सोचा कि हमने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं, इसके बारे में भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास से डिस्कशन करना चाहिए। उन्होंने एक दल भेजा, काशी में विद्वत परिषद थी, कहा काशी विद्वत परिषद से संवाद करेंगे। पहले तो विद्वत परिषद तैयार नहीं थी कि हम क्या बात करेंगे, क्या आपके पास है। बहुत कहने सुनने पे वो तैयार हुए, दुभाषिए बैठे, इन्होंने अपने सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज बताई। और फिर मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी और साइंस में घालमेल करना बंद कीजिए। साइंस मतलब साइंस होता है, लॉज ऑफ मोशन साइंस है, लेकिन ट्रेन टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज बताई। सब सुनने के बाद काशी की विद्वत परिषद ने कहा कि कुछ प्रगतिशील वाली, मतलब प्रगत बातें बताइए, तो बहुत ही मैच्योर हैं, बच्चों वाली बातें हैं, कुछ आगे का बताओ, आगे का है तो उन्होंने कहा ये तो हमने अभी तक तो यही किया है। बोला तो ये सब तुम्हारे यहाँ बहुत एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा देते हैं, इसके आगे क्या पढ़ाना है वो हमारे पास है। तो आप एक किताब फिर बताता हूं, इन्होंने कहा किताबें मैंने बहुत बताई, मैं फिर बता रहा हूं। विल ड्यूरेंट की किताब है। विल ड्यूरेंट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है कई वॉल्यूम में। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है द केस फॉर इंडिया, आप लेके पढ़ जाइए, आपको पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। हम बचपन से किसी को पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप तो मूर्ख थे और तुम्हारे दादा तो लुटेरे थे, वो बेचारा पढ़ के यही बड़ा हुआ है, तो कल को कह रहा है कि मेरे बाप दादा तो ऐसे थे मूर्ख, तो ये क्यों मूर्ख थे? अब उसको कौन कैसे पता है कि तेरे बाप दादा मूर्ख नहीं थे? हम कैसे बताएं? 19th सेंचुरी में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, मास डिस्ट्रक्शन भारत में, उसके बारे में हम कहां पढ़ते हैं? आप सुंदरलाल की पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, 2 वॉल्यूम है, भारत के सरकार के प्रकाशन विभाग ने छापी है, आप उसको पढ़िए।
इंडिया इन बॉन्डेज जेटी सुंदरलैंड ने लिखी है, आप उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है भारत में। सारी टेक्नोलॉजी नष्ट की जा रही है, टेक्नोलॉजी की चोरी हो रही है। लोहा बनाना कैसे सीखा उन्होंने? स्टील बनाना यहां से सीखा है, ये बताएंगे नहीं वो। टेक्सटाइल बनाना कहां से सीखा उन्होंने? आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? उन्होंने कपड़ा ही बनाना तो शुरू किया था लंदन में, और क्या किया था मैनचेस्टर वगैरह में, क्या किया था? कपड़े की मिलें डाली थी। पहली बार सीखा, कहां सीखा भाई? भारत में सीखा। शिपिंग इंडस्ट्री कहां सीखी उन्होंने? शिप्स बनाने कहां सीखे? यहां सीखे। गणित करना कहां सीखा? यहां सीखा। लेकिन वो बताएंगे नहीं। तो एक और पुस्तक बता देता हूं आपको। नहीं, यूजीसी ने एक रिसर्च करवाया, उनका नाम अभी थोड़ा भूल रहा हूं, सम्मोहन वेलू हैं। उन्होंने एक बिब्लियोग्राफी बनाई 17th यानी 18th एंड 19th सेंचुरी में। डेनिश और जर्मन जो मिशनरीज थी, उन्होंने तमिलनाडु में जो स्टडी किया और डायरी नोटिंग्स ली और जो किताबें तैयार की और वो जो भेजी वहां, उसकी एक बिब्लियोग्राफी बनाई है। 520 पेजेस की बिब्लियोग्राफी है। इस इंटेलेक्चुअल थेफ्ट के बारे में हम पढ़ते कहाँ हैं? तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग अंग्रेजों ने खड़े किए अपने बीच में, ताकि वो ये दिखा सकें कि ये लोग मांग रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं। दे आर डिमांडिंग फॉर इंग्लिश एजुकेशन। भारत के लोग नहीं मांग रहे थे। भारत के लोग नहीं मांग रहे थे, कुछ लोग खड़े किए गए, उनको कहा गया जो डिमांड वी विल फुलफिल। और इस पर बहुत डिस्कशन है, आप उन डिस्कशन को पढ़िए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस सेशन में चल रहे हैं। उनके जो वो डिस्कशन चल रहे हैं कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। ये डिस्कशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। धर्मपाल की किताब है इसके ऊपर, 10 वॉल्यूम में किताब है धर्मपाल की, और सब ब्रिटिश आर्काइव से निकाली है उन्होंने। तो जब मैकॉले कह रहा था कि मेरे संस्कृत और वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो साइंस की बुक्स होंगी वो हमारे अलमीरा का एक रैक नहीं भरेगा, उससे इतनी कम होंगी। और जब जेम्स मिल लिख रहा था कि सूर्य सिद्धांत तो एक बकवास किताब है, इससे कुछ नहीं निकलता है, आप उस पूरे पढ़िए। अब जहीर बाबर की किताब है, उस किताब का नाम पूरा याद नहीं आ रहा मुझे, वो साइंस पर ही है, साइंस इन कॉलोनियल इंडिया ऐसा करके कुछ है, ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड। मैं यदि चाहेंगे तो मैं बाद में भेज दूंगा। तो वो बता रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल इंडिया है, उसमें साइंस को लेकर क्या चल रहा है, साइंस एजुकेशन को लेकर क्या चल रहा है। और इसको भी छोड़ दीजिए, अब विभिन्न डिसिप्लिन के ज्योग्राफी कब से पढ़ना शुरू हुआ, खोजिए। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन कब से पढ़ना शुरू किया है उन्होंने? यूरोप ने, हमने नहीं। साइंस एज ए डिसिप्लिन कब से पढ़ाई शुरू हुई है? साइंटिस्ट कब से वो कहना शुरू कर रहे हैं? उनके यहां साइंस का एज ए डिसिप्लिन कब आया? यूरोप में कब आया? छोड़ो भारत को। इसी के साथ आपकी अद्वितीय और समर्पित प्रयास हमारी सभा को आगे भी शोभायमान करता रहेगा, ऐसी हमारी आकांक्षा है, शुभेच्छा है। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और भारतीय पुरातन संस्कृति को, भारतीय दर्शन को सरयू ट्रस्ट, संगम टॉक आगे बढ़ाता रहेगा, वैश्विक पटल पर भी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।